गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अप्रैल मई 2 महीने पढ़े, उसमें हम लोगों ने आव्यूह खत्म किया। अब आप लोगों ने जून की छुट्टियां बिताई, उसके बाद अब फिर हम लोगों की पढ़ाई आगे स्टार्ट हो गई। अभी इसी बीच रिजल्ट भी आया बोर्ड वालों का। आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास बच्चे रहे होंगे, आपके बड़े भैया दीदी या पड़ोस में कोई, तो उन लोगों का रिजल्ट भी देखा होगा। मैथ का रिजल्ट इस बार का कुछ पूरे यूपी बोर्ड का अगर देखा जाए तो कुछ हद तक कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मतलब जितना सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। नंबर उतने अच्छे नहीं हैं इस बार जैसे कि विगत वर्षों में आते रहे हैं। तो क्या इसका कारण क्या है? क्या बोर्ड में नंबर मिलने कम हो गए या फिर और रीजन? मेरे हिसाब से जो कारण है वो कारण है बच्चों के पढ़ने के तरीके। बच्चे अब उतनी मेहनत से मैथ को देखते नहीं, वो सोचते हैं तो छोटी छोटी सी किताबें हैं एनसीईआरटी की, इनको पढ़ लिया पर्याप्त हैं, और इन्हीं को पढ़ करके केवल इतने ही क्वेश्चंस लगा लिए पर्याप्त हैं। क्या वास्तव में पर्याप्त हैं? नहीं। इसके अलावा आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट्री बुक लगानी पड़ेगी, उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से समझना होगा। समझने के अलावा उस क्वेश्चंस के करने के तरीके एक जैसा आप लोग केवल बस पॉइंट्स लिख दिए कुछ, वैसे नहीं लिखना, डिस्क्राइब करके लिखना उसको, क्वेश्चन को एक एक रीजन देना है कि अगर कहीं पे ये हो गया, ये जोड़ा, अगर कोई फार्मूला अप्लाई किया तो साइड में लिखना है कि ये फार्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे। वो आप करते नहीं। यही छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिनको आपको सुधारना है, जो अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो इन चीजों पे आप प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। आव्यूह के बाद हमें उसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स यानी सारणी। आव्यूह में हम लोगों ने कई टाइप्स के आव्यूह पढ़े थे, मैट्रिक्स पढ़े थे। उनमें से एक था स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जब सारणिक की बात करेंगे तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सारणिक निकाले जा सकते हैं, यानी डिटरमिनेंट फाइंड किया जा सकता है केवल स्क्वायर मैट्रिक का, और किसी मैट्रिक का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड किया जा सकता। ठीक, तो जैसे सपोज दैट कोई एक आव्यूह ए है और इसको हम ऐसे लिख दें, या ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आव्यूह ए का ये क्या है? डिटरमिनेंट। इसका भी मतलब है आव्यूह ए का डिटरमिनेंट यानी सारणिक, आव्यूह ए का सारणिक। इसमें आमतौर पे अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कहीं पर दूसरी जगह पे कोई नंबर आ जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? मॉडुलस। लेकिन यहां पे आपको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी आव्यूह ए का सारणिक। इसको भी क्या, तो दो तरीके हैं कि आव्यूह ए को रिप्रेजेंट करने, आव्यूह ए के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। और डिटरमिनेंट किसका निकाला जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स कई ऑर्डर के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का, यानी फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि ए आई जे कोई आव्यूह हो जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 हो, यानी 1/1 का हो। या सेकेंड ऑर्डर का हो सकता है कोई आव्यूह हो, उसका डिटरमिनेंट निकालना हो 2/2 का। या थर्ड ऑर्डर का हो, या फोर्थ ऑर्डर का हो। इस तरह से अलग अलग ऑर्डर के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का है, जैसे सपोज दैट ए है और इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे। ये सेम वैसे ही जो नंबर यहाँ पे लिखा है डिक्टो वैसे ही आपको यहाँ पे नंबर सेम वैसा ही लिख देना है, यानी ए आई जे। ठीक, फिर अगर बात करें सेकेंड ऑर्डर की, कोई आव्यूह है ए, ये सेकेंड ऑर्डर का सपोज दैट, तो सेकेंड ऑर्डर के आव्यूह को क्या करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब सेकेंड ऑर्डर का आव्यूह है तो कुछ ऐसे होगा, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे?
और सारणिक और आव्यूह में एक विशेष अंतर, यहाँ पे जब आव्यूह बनाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट होता है और जब सारणिक होगा तो वर्टिकल लाइंस होंगी। इस बात का ध्यान देना, ये भी आप एग्जाम में गलती करते हैं। एग्जामिनर ये सोचता है जब आपको इतना नहीं पता कि ये आव्यूह और सारणी में क्या डिफरेंस है तो उसे वहीं से क्वेश्चन काट देता है। इसलिए सारणिक में सिर्फ वर्टिकल लाइन बनेगी और आव्यूह में स्क्वायर ब्रैकेट बनेगा। ठीक, अब एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर का है तो इसका एलिमेंट क्या होगा, A11, A12, A13, A14, सॉरी A21, A22, ये बन गया सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट। किसका है, ए का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा A11 A22 माइनस इसका इसमें, पहले ये वाला लिखेंगे फिर इसका इसमें A12 A21, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आ जाएगा वो सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड ऑर्डर पे हम लोग। थर्ड ऑर्डर, सपोज दैट ए कोई आव्यूह है Aij, थर्ड ऑर्डर का है 3/3 का, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, तो जब फर्स्ट ऑर्डर में सिंपल वैसे ही रख देना है, सेकेंड ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया गया, थर्ड ऑर्डर में आपके पास देखिए कई तरीके हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड ऑर्डर आ जाता है तो देखिए कई तरीके, मतलब क्या आंसर सभी में सेम आएगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। ठीक, R1 R2 R3। ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, थर्ड रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष या तीसरी पंक्ति के सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष आप इसका प्रसार कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन कॉलम से भी है, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष या C3 के सापेक्ष, यानी पहले स्तंभ के सापेक्ष या दूसरे स्तंभ के सापेक्ष या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। अगर एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और आपसे वो पर्टिकुलर कहता है कि R2 के सापेक्ष प्रसार करिए, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, फिर आप R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। उसने कहा C3 के सापेक्ष करिए, तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, आपको C3 के सापेक्ष ही करना है, जिससे आपको कहेगा उसी से आपको प्रसार करना है। ठीक, अब अगर वो नहीं कहता तो आपके पास चॉइस है। जैसे हम सबसे पहले R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं, तो कैसे करना है आपको ध्यान देना है। R1 का मतलब फर्स्ट रो, इसके सापेक्ष हमें करना है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में हमने डॉटेड लाइन खींच दी है, क्रॉस पॉइंट में इनके क्या आया A11, यानी A11 का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1। 1 + 1 से क्या मतलब, यहाँ I + j, तो I क्या है फर्स्ट रो है, j क्या है फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट यानी 1 + 1 इनटू में क्या आ जाएगा, जो इनके क्रॉस पॉइंट पे आए, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आए, यानी A11। इसके बाद अब जो बचेगा इसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं, अभी इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या बचा A22 A23 A32 A33। ठीक, फिर प्लस फर्स्ट रो कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम है तो -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इनके क्रॉस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, देखिए क्या आया, ये डॉटेड लाइन है और ये एक लाइन ये हो गई, A12 आया, तो A12। इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम खत्म, बचा ये और ये, यानी A21, A23, A31, A33 प्लस। ठीक, इसके बाद क्या बचा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा, -1 की पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचेगा क्या, इनटू में क्या आएगा, इनटू में ले लिया A13 और बचेगा हमारा क्या, A21, A22, A31, A32। ठीक, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब ये सेकेंड ऑर्डर का बन गया, इसमें क्या आ जाएगा, 1 + 1 का मतलब क्या हुआ, 2। पॉजिटिव पावर है तो ये नेगेटिव है, और इवन नंबर है, नेगेटिव नंबर की अगर पावर इवन है यानी घात सम है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज आएगा नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A11। इसका प्रसार वैसे ही करेंगे अभी जो बताया, क्या हो जाएगा, A22, A33 माइनस A23, A32। यहाँ क्या आ जाएगा, -A12, क्या आ जाएगा इसमें, A21, A33 माइनस A23, A31 माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, A13, A21, A32 माइनस A22, A31। ठीक, उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। एक बार देख लीजिए गौर से। ठीक, अब इसी में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहां पे जो ये नंबर आता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये तो समझ गए कैसे करना है। अगर आप याद रखना चाहें तो ये देखो, ये जब आएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रखना चाहें ऐसे, या सिंपल से कहें कि इनके पावर अगर जो है वो योगफल सम आए यानी A11 कहा जाए तो सम है 11 + 2 हो जाएगा तो पॉजिटिव, और विषम आए तो निगेटिव। ठीक, ऐसे भी रख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप R2 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। जब R2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक, ऐसे ही कर सकते हैं। या थर्ड रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। कॉलम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। आपको समझ में आया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिटरमिनेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। एग्जांपल ये है कि इसको इवेलुएट करना है, वैल्यू निकालनी है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक, हमें इसको निकालना है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी हम लोग जब सीख जाएंगे तब हम आपसे कहेंगे इसको थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करो। क्यों करेंगे वो भी बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हम लोग फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको, जो हमने अभी सीखा। तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
अब पॉजिटिव निगेटिव समझ गए होंगे, 1 प्लस 1 पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, इनटू में क्या लेंगे 1, क्या बचेगा यहाँ पे 3 0 1 0, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यही बचेगा। फिर अगला माइनस आएगा 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा -1 4 0 0 प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये बचेगा -1 3 4 1। क्या रहेगा इसमें, मल्टीप्लाई करें इसको, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज आएगा नहीं, 0 माइनस इसका इसमें और इसका इसमें, 0 माइनस 0 -2 इसका इसमें 0 माइनस 0 प्लस 4 -1 माइनस 12। ठीक, ये सिंबल हमने आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको एग्जाम में आपको नहीं बनाना है, आपके समझने के लिए है। क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस माइनस का 13 13 चौको 52, तो माइनस का 52 -52। ठीक, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 52। ऑब्व्यू और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन है आपके। ऑब्व्यू एक व्यवस्था है, प्रक्रिया है लिखने की, बताया था स्टार्टिंग में कि ऑब्व्यू में क्या करते हैं कि समुच्चय के जैसे ही स्तंभ और पंक्तियों के रूप में वस्तुओं या संख्याओं को व्यवस्थित ढंग से लिखने की एक प्रक्रिया, और सारणी क्या है, जो नंबर दिए गए हैं उनको इवेल्युएट करके सिंपल सा नंबर निकाल लेना, सॉल्व करना। यानी सिंपल से डिफरेंस क्या है, तो ऑब्व्यूहों को हल नहीं कर सकते हैं और सारणी को हल करके एग्जैक्ट नंबर पे लाया जा सकता है, यानी प्रत्येक सारणी की एक फिक्स वैल्यू होगी, जबकि ऑब्व्यू क्या है एक व्यवस्था है, इसलिए वहां पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक, ये बात समझ में आई सबको, देख लीजिए इसको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ठीक, अब इसको भी हम किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हम फर्स्ट रो में ही बता रहे हैं, आप अपने आप से सेकेंड रो थर्ड में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। क्या आ जाएगा इसमें 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, कैसे फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट रो ऐसे, और फर्स्ट कॉलम तो यही बचेगा। ठीक, माइनस साइन अल्फा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। ठीक, प्लस नीचे लिख के दे रहे हैं, आगे का है माइनस कॉस अल्फा, क्या जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा साइन बीटा। सावधानी से करिएगा, क्योंकि इधर उधर हो जाता है तो गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू कुछ भी आएगी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, माइनस साइन अल्फा, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 0 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा
साइन बीटा माइनस ये हो जाएगा 0। ठीक, इसमें कहीं पे देखिए कुछ यहाँ पे cos अल्फा साइन बीटा है, cos अल्फा, इस केस में ये तो 0 हो जाएगा, cos अल्फा साइन बीटा। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा माइनस, इसमें क्या आ जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा साइन बीटा, दोनों सेम है, इससे कैंसिल, ओवरऑल क्या आ गया 0। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आप इस एक्सरसाइज, इसके बाद की जो एक्सरसाइज है उसको कोशिश करिएगा 4.1। अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, सारणी की प्रॉपर्टीज, और ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं हम प्रॉपर्टीज से ही फिर हल करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और सरलता से हल हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।